नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का स्वागत है। देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन आइए शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हरियाणा चुनाव के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी सहित वरिष्ठ नेता बैठक में होंगे शामिल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा कोर ग्रुप ने किया मंथन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। 26 सीटों के लिए 5 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। पहले चरण के नामांकन में दिखी थी जबरदस्त भागीदारी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का एक और प्रहार। कुपवाड़ा में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया ढेर। राजौरी में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। तेज हुई कोलकाता कांड में इंसाफ की मांग। भाजपा का आज से कोलकाता में 7 दिनों का धरना। सीएम ममता के बयान को लेकर भाजपा आक्रामक, कहा न्याय नहीं, बदला है ममता की प्राथमिकता। बारिश बाढ़ के कहर से गुजरात बेहाल। प्रधानमंत्री ने सीएम से बात कर ली स्थिति की जानकारी। 2 दिन भारी बारिश के अलर्ट ने बढ़ाई लोगों की चिंता। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को किया नमन। और खबरों की शुरुआत करेंगे सीधे झारखंड से। चुनावी वर्ष में झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो से पूरी तरह से नाता तोड़ते हुए अपने नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा दिया है। वे रांची में कल 30 अगस्त को भाजपा में शामिल हो जाएंगे। झारखंड की राजनीतिक भूचाल का क्या होगा असर और क्या है इसके मायने, देखें रांची से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर कुमार की एक खास रिपोर्ट। झारखंड की सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहा टाटा गुड बाय। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक और मंत्री पद से दिया इस्तीफा। भाजपा के साथ 30 अगस्त से नए अध्याय की करेंगे शुरुआत। चंपई सोरेन ने कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति और उद्देश्यों से भटकी। कोल्हान टाइगर के फैसले से प्रदेश भाजपा में खुशी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चंपई सोरेन का पार्टी छोड़ना बड़ा झटका। झारखंड की राजनीति के लिए 30 अगस्त का दिन 2 बड़ी पार्टियों के लिए बड़ा दिन होने जा रहा है और रांची का धुरवा मैदान इसका गवाह बनेगा। झामुमो को टाटा गुड बाय कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब तीर धनुष की जगह कमल थामेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर हफ्ते भर से झारखंड की राजनीति में चले आ रहे सस्पेंस पर विराम लग चुका है। चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से त्यागपत्र देने के बाद डीडी न्यूज से खास बातचीत में यह साफ कहा कि झामुमो अपने नीति और उद्देश्यों से भटक गई थी, इस कारण उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार किया है। झामुमो में पिछले 5 महीने की घुटन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी अस्मिता पर अन्य दल जहां मौन है, वहीं केवल भाजपा ही इस मुद्दे पर मुखर है। हम कभी सोचा था कि हम संन्यास लेंगे, लेकिन अब संन्यास नहीं लेंगे, सक्रिय रूप से राजनीति ही करेंगे। और बहुत चिंतन करने के बाद हम झारखंड के आदिवासी अस्तित्व बचाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी ही है जिस जगह से हम उसको बचा पाएंगे, और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में कल हम सदस्य ग्रहण करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब भाजपा में रहकर वो आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं आम लोगों की आवाज बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के मौजूदा हालात में सुधार और राज्य के विकास के लिए भाजपा जरूरी है। देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं
गृह मंत्री माननीय अमित शाह, उनसे नेतृत्व प्रभावित हुआ और हमारा विश्वास हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाके ही यहाँ का आदिवासी अस्तित्व को बचा पाएंगे। जो संताल परगना से लेकर पूरे झारखंड प्रदेश में जो उस तरह का जो आज बात उठ गया है, हम वहीं से आदिवासी, वहीं से हम आवाज़ भी उठा सकते हैं और आदिवासी का अस्तित्व भी बचा सकते हैं। कोल्हान टाइगर के भाजपा में शामिल होने के ऐलान से प्रदेश भाजपा भी गदगद है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा परिवार में चंपई सोरेन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। जब कोई भी व्यक्ति परिवार में शामिल होता है तो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि वे परिवार में आ रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के फैसले को जहां झामुमो के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, वहीं पार्टी नेता इसे अधिक तवज्जो नहीं दे रहे। झामुमो नेता और राज्य सरकार में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि झामुमो के दरवाजे आने और जाने वालों के लिए खुले हैं। जहां उन्हें लग रहा होगा कि यहाँ मुझे राहत है, यहाँ मुझे मान सम्मान है, वहाँ गए हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें ये भी एहसास हो जाएगा कि कौन उनका अपना घर और कौन पराया घर। पूर्व मुख्यमंत्री 30 अगस्त को भाजपा का दामन थामेंगे। इससे पहले काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है। उनके बगावती तेवर के समय उनके सोशल मीडिया के डीपी से झामुमो गायब था और आवाज के झंडे उतर चुके थे। वहीं अब उनके कार्यालय का रंग भी भगवा हो चला है। कोल्हान टाइगर की रुसवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चुनावी वर्ष में कहीं जनता की रुसवाई की वजह ना बन जाए, यह तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन इतना तो तय है कि चंपई सोरेन का नया अध्याय झारखंड की राजनीति में उथल पुथल तो जरूर मचाएगा। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और आइए झारखंड के बाद रुख करते हैं असम का। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से विवाह की पंजीकरण एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह की पंजीकरण अब काजी नहीं, सरकार करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। सभा से मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 पारित। बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई के प्रयास में आज का दिन ऐतिहासिक। नाबालिग लड़की से विवाह का पंजीकरण अब कानूनी अपराध माना जाएगा। मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं, सरकार करेगी। असम सरकार का अगला लक्ष्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाना। असम विधानसभा ने गुरुवार को एक विधेयक पारित कर दिया है। इसमें मुस्लिमों के विवाह और तलाक पंजीकरण से संबंधित एक कानून को निष्प्रभावी किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस विधेयक के पारित होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि उनका अगला लक्ष्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज असम की बेटियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से विवाह की पंजीकरण एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह की पंजीकरण अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, बेटी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं असम की जनता से प्रार्थना करता हूं कि हमारा साथ दीजिए और इस प्रथा को इतिहास के पन्नों तक सीमित रखिए। एक आधुनिक असम में इस प्रथा की कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य केवल बाल विवाह को समाप्त करना नहीं बल्कि काजी व्यवस्था से छुटकारा पाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत एट 7 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार।
जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट ने कर्मचारियों को राहत दी है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है, जबकि 2 से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में राहत दी है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में हुई बढ़ोतरी। ग्रेच्युटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने को दी गई मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर ही मिलेगा लाभ। 10 साल तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का मिलेगा लाभ। सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलेगी अधिक वित्तीय सुरक्षा। राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट ने कई ऐसे बड़े फैसले किए हैं जिससे कर्मचारी वर्ग को खासी राहत मिल सकेगी। खासतौर पर डेथ ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक करने का बड़ा निर्णय किया गया है। तो साथ ही ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो कर्मचारी हितैषी साबित होंगे। राजस्थान में कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कर्मचारी कल्याण को लेकर 3 अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें पेंशनधारी कर्मचारियों की RGS की राशि को 20 से बढ़ाकर 30,000 किया गया। इसके साथ कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 20 से 25 लाख की गई है। कर्मचारियों के परिजनों को राजस्थान में केंद्र की तर्ज पर 10 साल बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। वंचित जिला न्यायालय कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान होने पर भी प्रमोशन व अन्य लाभ मिल सकेंगे। कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता को लेकर भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हमने प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। राज्य के कार्मिकों के लिए हमारी सरकार ने पहले भी कई बड़े फैसले लिए हैं। RGHS के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों के RGHS कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा वेब की सालाना सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है। आज की कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। दूसरी ओर राजस्थान के कर्मचारी वर्ग ने इस निर्णय का स्वागत किया है। कर्मचारियों की माने तो सरकार ने कर्मचारी वर्ग का ध्यान रखा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को कुछ और भी सुझाव दिए हैं। गारमेंट कर्मचारी को इसका बेनिफिट मिलेगा, जैसे इसमें जो है गणना के वेतन की गणना के हिसाब से मिलता है, जिसको वो उस 25 लाख पे अगर वो अधिकारी आ रहा है, नीचे कर्मचारी तो आएगा नहीं 25 लाख तक, अधिकारी ही आएंगे इसमें 25 लाख तक। नीचे का कर्मचारी तो जैसे आपका चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, LDC हो, 20 तक ही बैठता है उसका मामला। जो भी कर्मचारी रिटायर होता है उसने जितने वर्ष सेवा की होती है, जैसे इसमें मैक्सिमम 33 साल है, 33 साल से अगर ज़्यादा की भी उसने सेवा की है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन जिसने 33 साल मैक्सिमम सेवा की है उसको प्रत्येक ईयर का आधे मंथ के हिसाब से एक सैलरी जोड़ते हैं, तो उसको 16.5 महीने की सैलरी दी जाती है। और 16.5 महीने की सैलरी को जोड़ करके जो पहले कुछ कर्मचारी जो उच्च वर्ग में आते हैं, जैसे AO या AO से ऊपर के, उनके 20 लाख से ऊपर हो रहे थे पैसे, उनको अब ये बेनिफिट मिला है, राहत दी गई है कि उनके 20 लाख से 25 लाख तक अगर होंगे तो मैक्सिमम 25 लाख तक की उनको ग्रेच्युटी दी जाएगी। सरकार ने जो ये लिया है 20,000 से 30,000 का, ये सराहनीय कार्य है। इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। लेकिन हमारे पेंशनर मंच की और हमारी डिमांड थी कि इसको 50,000 तक रखा जाए। जैसे भी आगे जो इन्होंने किया उसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। उम्मीद करते हैं आगे इसको 50,000 तक की लिमिट करेंगे। अब पुरुष एवं महिला कार्मिकों को CGHS की तर्ज पर अब RGHS में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता पिता या अपने सास ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा, बशर्ते माता पिता या सास ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कार्मिक के साथ निवास करते हों। इस संबंध में बजट वर्ष 2024 और 25 की घोषणा को क्रियान्वित करते हुए राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 3(9) में संशोधन किया जाएगा। राज्य की कैबिनेट के द्वारा किए गए फैसलों को लेकर कर्मचारियों ने खुले दिल से स्वागत किया है। साथ ही कुछ सुझाव भी सरकार को दिए हैं जिन्हें आगे चलकर सरकार अमल कर सकती है। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ महेश दाधिच, DD न्यूज, जयपुर।
बात मध्य प्रदेश की करते हैं और आपको लेकर चलते हैं ग्वालियर, जहां एक स्मार्ट स्कूल बनकर तैयार हो गया है। ये कोई निजी स्कूल नहीं बल्कि सरकारी स्कूल है जो पहले जर्जर हुआ करता था। इस जर्जर स्कूल को स्मार्ट बनाने का जिम्मा ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने उठाया था। अब इस स्मार्ट स्कूल की स्मार्ट बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, जो बहुत जल्द स्कूल शिक्षा विभाग को सौंप दी जाएगी। अब तक आपने देश में सरकारी स्कूलों की तस्वीर कुछ और ही देखी होगी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हम आपको लेकर आए हैं और ग्वालियर शहर का एक सरकारी स्कूल किस तरीके से हाईटेक और हाइब्रिड हो रहा है ये बताएंगे, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि भारत जब आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तो किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये ग्वालियर का तानसेन रोड स्थित सरकारी बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इस विद्यालय की एक करीब 1 साल पुरानी तस्वीर है। आज इस जर्जर स्कूल की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। आज ये स्मार्ट स्कूल में तब्दील हो गया है और इसे स्मार्ट बनाया है ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने। ग्वालियर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इसे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के तहत तैयार किया गया है। ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, प्राकृतिक प्रकाश जैसे ग्रीन घटक इसको खास बनाते हैं। ये 3 मंजिला स्मार्ट स्कूल करीब 8,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें 25 क्लासरूम, 10 खास तरह की सुविधाएं जैसे सभी प्रकार की लैब, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, वेटिंग लॉबी और मीटिंग रूम शामिल हैं। बिल्डिंग में अत्याधुनिक फायर सिस्टम है। तीनों फ्लोर पर सर्व सुविधा युक्त टॉयलेट में चेंजिंग रूम की व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और प्रत्येक क्लासरूम में 60 छात्रों की बैठने की उत्तम व्यवस्था है। बच्चों और स्टाफ के लिए आरओ वाटर की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदूषण और कचरे में कमी के उपाय किए गए हैं। कमरों में हीटिंग और ठंड से बचने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नए डिजाइन के अनुसार ड्रेनेज की व्यवस्था है। पहले से लगे पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए इस भवन का निर्माण किया गया है। ये बहुत ही अच्छा स्कूल है। स्मार्ट स्कूल के हिसाब से इसकी संकल्पना की गई है और ये इको फ्रेंडली है, मतलब नेचुरल प्रकाश इसमें आता है। इसमें सभी वर्गों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसमें आधुनिक लैब बनाए गए हैं और म्यूज़िक रूम बनाया गया है, हवादार कमरे हैं, लगभग 3 मंजिला स्टोरी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यह ऑडिटोरियम की भी व्यवस्था की गई है। इसमें मल्टीपर्पज़ हॉल है जो बच्चों के लिए इंडोर गेम्स के लिए यूज़ हो सकता है। अच्छी बात ये रही कि ये भवन तय समयावधि से कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाने में करीब 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस भवन को जल्द ही औपचारिक लोकार्पण होते ही शिक्षा विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसकी अवधारणा मेनली इको फ्रेंडली और पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए और बच्चों के खेलने के हिसाब से पहले इसमें असेंबली हॉल और उनकी प्रोग्राम के लिए इसमें ऑडिटोरियम और खाने के हिसाब से किचन, डाइनिंग और पेंटिंग वगैरह, इससे बच्चों को लर्निंग के लिए आसानी हो जाए। इसमें 25 क्लासरूम है और 6 लैब्स हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी और आईटी, कंप्यूटर, etc। स्कूल का अत्याधुनिक भवन बनकर तैयार हो गया है। अब क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक फर्नीचर आदि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भारत न सिर्फ शिक्षा नीति को कागजों में बात करता है बल्कि उस पर धरातल पर काम भी कर रहा है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, ग्वालियर। और भारत एट 7 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें भी बाकी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। छत्तीसगढ़ में 3 बड़ी रेल परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट में ऐसे रेल रूट हैं जो ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कवर करेंगे। इन प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित आय 6,456 करोड़ रुपए है। देखिए छत्तीसगढ़ से ये रिपोर्ट। चल पड़ी विकास की रेल। छत्तीसगढ़ में नए रेल प्रोजेक्ट को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी। रेल प्रोजेक्ट में 2 नई रेलवे लाइनें और एक मल्टी ट्रैकिंग परियोजना शामिल। यह रेल प्रोजेक्ट ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के इलाकों को कवर करने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से भारतीय रेलवे के नेटवर्क में 300 किलोमीटर के रेल सेवा का इजाफा होगा। रेल लाइन से रेल कनेक्टिविटी में होगा इजाफा। करीब 1300 गांवों और 11 लाख आबादी 3 रेल प्रोजेक्ट से फायदा प्राप्त कर सकेंगे। कृषि उत्पाद, खाद, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, चूना पत्थर की ढुलाई में मिलेगी मदद। मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित आय 6,456 करोड़ रुपए है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसे मंजूर किया है। भारत सरकार ने रेल मंत्रालय से जुड़ी 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में ऐसे रेल रूट हैं जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कवर करेंगे। इन प्रोजेक्ट से भारतीय रेलवे के नेटवर्क में 300 किलोमीटर के रेल सेवा का इजाफा होगा। राज्य के रायगढ़ के थंदरघाट और धोरभाठा में 2 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके तहत छत्तीसगढ़ के भालूमुड़ा में 21 किलोमीटर लाइन कवर होगी। इस रेल लाइन से रेल कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। करीब 1300 गांवों और 11 लाख आबादी इन तीनों रेल प्रोजेक्ट से फायदा प्राप्त कर सकेंगे। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। 37 किलोमीटर दोहरी रेल लाइन से और इस गति में विस्तार होगा। इस कनेक्टिविटी के लिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अश्विनी वैष्णव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन प्रोजेक्ट्स को स्वीकार किया गया है उससे उन क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है जो मौजूदा रेल नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। इससे मौजूदा लाइन क्षमता और परिवहन नेटवर्क की क्षमता में विस्तार होगा और देश में सप्लाई चेन के जरिए आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है, जिससे छत्तीसगढ़ को बहुत फायदा होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे छत्तीसगढ़ को डबल लाइन रेलवे की जो सौगात दी है और 2 नई रेल परियोजना दी है, लगभग 1360 करोड़ की ये सौगात हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को दी है। हम धन्यवाद देते हैं। जिन रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है उसके तहत 14 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा। इनमें सरडेगा, भालूमुड़ा, न्यू डबल लाइन उड़ीसा के सुंदरगढ़ और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के बीच होगा। यह कुल 37 किलोमीटर का होगा और इसमें 1,360 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिन रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है उनमें उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के इलाकों को कवर करने वाले रेल प्रोजेक्ट हैं। इससे इन राज्यों के करीब 7 जिले कवर होंगे। इसके साथ ही इन प्रोजेक्ट से भारतीय रेलवे के नेटवर्क को 300 किलोमीटर के रेल सेवा का इजाफा भी होगा। करीब 1300 गांवों और 11 लाख आबादी और 3 रेल प्रोजेक्ट के दायरे से फायदा भी प्राप्त कर सकेंगे। मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। हिमाचल में बढ़ते कर्ज के जाल से राज्य की अर्थव्यवस्था का अब दम घुटने की नौबत हो गई है। प्रदेश की सरकार को खर्चे और वेतन के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने ऋणों के मामले में अगले 5 साल की स्थिति को रखा है। आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल को अगले 5 साल में लोन का मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए कुल 70,718 करोड़ भरने होंगे, जिसमें 44,617 करोड़ सिर्फ ब्याज के ही हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में हिमाचल पर कुल लोन 94,992 करोड़ हो चुका है। राज्य पर वित्त वर्ष 2018-19 में 44% लोन मार्केट से था, जबकि 2022-23 में ओपन मार्केट लोन 53% हो गया। वहीं हिमाचल सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्मचारियों की देनदारी बकाया है।
2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्रियों द्वारा 2 महीने तक कोई वेतन भत्ते नहीं लेने की घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी नेता और हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ऋण के बोझ का लगातार बहाना बना रही है। अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बन सकते वो आपने बना करके रखे हैं। कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, चेयरमैन बना रखे हैं, और जिस प्रकार से सारी चीज़ें सुविधाएं उनको उस प्रकार से दी गई है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इससे सारी चीज़ों का समाधान नहीं है। 2 साल से पूर्ण विराम है, पूरे प्रदेश पर गीत गाए जा रहे हैं कि ऋण ले रखा है, और जितना ऋण मैंने 5 वर्षों में लिया, ये आंकड़ा है, उससे ज़्यादा ऋण सुखू भाई 1 साल में ले चुके हैं। ये 2 साल के कार्यकाल में ही ले चुके हैं। 5 साल में तो मालूम नहीं। 1 लाख का आंकड़ा मुझे लगता है कि 1 आधे महीने में पूरा होने वाला है। 1 लाख करोड़ का हिमाचल प्रदेश का ऋण का आंकड़ा पार होने वाला। और तो हिमाचल प्रदेश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो भारत एट 7 में अभी तक बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी।